एक्टिव रहने की जरूरत है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहली चीज तो ये है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट is in reference an idea, reference to a form of an idea or set of ideas used to classify a set of understanding and almost always specified by a word, phrase or symbol which names the concept. This definition is given by Dictionary of Education, शिक्षा शब्दकोश में कहा गया है कि जो कॉन्सेप्ट की हिंदी होती है संप्रत्यय, तो गणितीय संप्रत्यय जो है वो क्या है? वो एक विचार के रूप में हमारे सामने आता है, एक विचार या बहुत सारे विचारों का समूह के रूप में हमारे सामने आता है, और जो कि अलग अलग क्लासिफाई करता है चीजों को, हमारी समझ को, एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पेसिफाइड बाय अ वर्ड, और जिसे कि हम किसी शब्द से परिभाषित करते हैं, किसी शब्द से समझते हैं, किसी कथन से समझते हैं, किसी स्टेटमेंट से समझते हैं, या किसी सिंबल से समझते हैं, किसी फॉर्मूला से, किसी संकेत से, किसी चिन्ह से, इस तरह से समझते हैं, और सभी चीजों को हम कॉन्सेप्चुअल नेम देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए सेट थ्योरी का एग्जाम्पल लेते हैं। सेट्स का कॉन्सेप्ट है, व्हाट आर द सेट्स? तो सेट्स के कॉन्सेप्ट में, सेट का कॉन्सेप्ट क्या है? एक विचार है, या विचारों का समूह है कि कितने प्रकार के सेट होते हैं ना, कौन कौन से प्रकार के हम किस तरह के चीजों के समूह को सेट कहते हैं और किस तरह की चीजों के समूह को सेट नहीं कहते हैं। तो इस तरह से वो क्लासिफाई हो जाता है ना, और समझ विकसित करता है एक प्रकार से। इसको हम किसी शब्द से भी परिभाषित कर सकते हैं, इस संप्रत्यय को, किसी भी संप्रत्यय को शब्द से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे सेट है ना, एक शब्द है, समुच्चय एक शब्द है। इसी तरह से और विभिन्न प्रकार के समुच्चय कौन कौन से होते हैं, है ना, या हम उसको इंटरसेक्शन या यूनियन को जो सिंबल देते हैं, वो भी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि यूनियन कब होगा और इंटरसेक्शन कब होगा। तो इस तरह से हम जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं, और अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टूडेंट्स में डेवलप करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के प्रति। इसके बाद में ये तो हो गया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ये कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकती है, लेकिन बस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, तो हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की मीनिंग यही है, कॉन्सेप्ट जो है एक प्रकार से विचार ही होता है, विचार या विचारों का समूह। क्या इसकी विशेषताएं होती हैं किसी भी संप्रत्यय की, किसी भी कॉन्सेप्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट इज अ मेंटल आइडिया, ये एक मानसिक विचार होता है, हमारे मन में एक रचना बनाता है एक विचार जो है, इसीलिए मानसिक विचार कहते हैं, क्योंकि हम मन में उसकी रचना सोचते हैं। इट इज अ मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए आपको बताया जा रहा है कि कोन क्या है, व्हाट इज अ कोन, कोन का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया, या रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट बता दिया कि रेक्टेंगल एक ऐसी जो स्ट्रक्चर है जिसमें लेंथ और जो ब्रेथ है वो अलग अलग होती है ना, डिफरेंट, इक्वल नहीं होती है। इसी तरह स्क्वायर में इक्वल होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। तो अब आपने एक मेंटल स्ट्रक्चर बना लिया कि ये इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेक्टेंगल होगा, और इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्क्वायर होगा। तो इट इज अ मेंटल structure of an object. It indicates abstract mathematical thinking. मैथमेटिक्स जो है एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल थिंकिंग है, ये एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, अमूर्त है। जरूरी नहीं है कि हर चीज को मूर्त रूप में हम इसमें दिखा सके। मैथमेटिक्स में यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ये
चीजें कुछ ऐसी हैं जो अमूर्त रूप में ही हमारे सामने आती हैं, मूर्त रूप में हम उसको सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। मूर्त रूप में जैसे कुछ चीजें मूर्त रूप में, जैसे मेज है, मेज को तो मूर्त रूप में ला सकते हैं, है ना, लेकिन रेक्टेंगल का जो एक वो है उसको हम मूर्त रूप में नहीं ला सकते। ये एक मानसिक विचार है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस तरह से और क्या होता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की कैरेक्टरिस्टिक? इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर। ये एक सामान्यीकरण होता है बहुत सारे विचारों का, सामान्यीकरण। कई बार जब किसी तरह के विचार हमारे सामने आते हैं तो उसका एक सामान्यीकरण होता है उस सूचना का या उस रचना का। सामान्यीकरण, उसको हम संप्रत्यय करते हैं। संप्रत्यय तभी बनता है, कॉन्सेप्ट तभी फॉर्म होता है जबकि बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल्स देख के, उदाहरण देख करके हम उस विचार को जनरलाइज कर लेते हैं, सामान्यीकृत कर लेते हैं, तभी वो हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बनता है। इट इज एसेंशियल फॉर मैथमेटिकल लर्निंग। कॉन्सेप्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर मैथमेटिकल लर्निंग। गणित को हम सीख ही नहीं सकते बिना कॉन्सेप्ट समझे। इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते हैं जब तक कि उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है, वो किसी भी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब कितने टाइप का होता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? पहला हमारा है लॉजिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है हमारा नेचुरल कॉन्सेप्ट। लॉजिकल कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आर दोज कैन बी क्लियरली डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ रूल्स और प्रॉपर्टीज। तार्किक संप्रत्यय, तार्किक संप्रत्यय, तार्किक संप्रत्यय जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, ऐसा संप्रत्यय जो तर्क पर आधारित हो। तार्किक संप्रत्यय जो है वो संप्रत्यय होते हैं जो क्लियरली डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ रूल्स और प्रॉपर्टी, जो कि एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं किसी ना किसी नियम के थ्रू, किसी ना किसी विशेषताओं के द्वारा जब परिभाषित होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स से जो जस्टिफाई होते हैं, ऐसे संप्रत्यय को हम लॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, तार्किक संप्रत्यय कहते हैं। दूसरे प्रकार के नेचुरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्वाभाविक संप्रत्यय, जो हम डेली एग्जाम्पल से देखते हैं, हमारे सामने उदाहरण आते हैं स्वाभाविक रूप से, और हम अपने मन से ये सोच लेते हैं, उसका संप्रत्यय बना लेते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा, जबकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि उसका लॉजिक हमारे सामने हो। नेचुरल कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड on a precise set or not based on the precise set of attributes or properties। ये logically defined जरूरी नहीं है कि हो, ये बहुत ही precise attributes और properties जरूरी नहीं हो कि हो। do not have clear cut boundaries, इसकी बहुत स्पष्ट सीमाएं नहीं होती हैं। are not often defined by इस तरह के नेचुरल जो कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम प्रोटोटाइप्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो स्वाभाविक रूप से हम उदाहरणों से समझते हैं। लॉजिकल जरूरी नहीं है कि बहुत हो, बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, बहुत उनके गुण परिभाषित नहीं होते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है नेचुरल कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि मान लो बादल देख करके हम एक संप्रत्यय बना लेते हैं कि अब बारिश होगी। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि हमेशा बादल आते हैं तो बारिश होती है, जबकि उसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। क्लियर कट की कितने, मतलब लॉजिकल और क्लियर कट बाउंड्री का मतलब है कि एकदम क्लियर पता है, नपातुला पता है, नपातुला है कि इतनी संख्या में बादल होंगे, इस कलर के, एकदम डिफाइंड कलर है, एकदम डिफाइंड उसका मतलब डेप्थ है कि इतनी ही, ऐसा ही होगा तभी बारिश होगी, और ऐसा ही होगा तब इतनी मात्रा में बारिश होगी। तो क्लियर कट बहुत नहीं है। तो इस तरह के नेचुरल कॉन्सेप्ट है जो हम सामान्य तौर पर देखते हैं, लेकिन बहुत लॉजिकल नहीं होते हैं। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि क्लियर कट लिमिटेशन और बाउंड्रीज नहीं होती है। लेकिन लॉजिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही नियमों पर आधारित होते हैं और क्लियर कट बाउंड्रीज होती हैं।
ऐसा होगा तभी वो सेट कहलाएगा, ऐसा नहीं होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा, इस तरह से। तो ये हमारे हो गए कॉन्सेप्ट के टाइप्स। अब कॉन्सेप्ट, जब हम क्लासरूम में कॉन्सेप्ट टीचिंग करते हैं कि जब हम किसी बच्चे को किसी भी विषय के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, संप्रत्यय परिभाषित कर रहे हैं, तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहले डिफाइनिंग, हमको डिफाइन करना होगा, परिभाषित करना होगा उस संप्रत्यय को। ठीक है, अगर हमने समुच्चय के बारे में हमको कॉन्सेप्ट देना है, बच्चों को सिखाना है, समझाना है, तो संप्रत्यय क्या होता है उसको पहले पूरी तरह से उसको सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में उसको परिभाषित करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप है, गिविंग एग्जाम्पल। हमको विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके, और उदाहरण कई सारे हों जो उसको पूरी तरह से डिफाइन करते हो कि सेट, कौन सी चीजों का सेट आप लोगों ने टीचिंग की है। आप लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल दे करके बच्चों को सिखाया था कि किस तरह से किसको हम सेट कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। आप लोगों ने डिफरेंट टीचिंग एड ला करके दिखाए थे कि इस तरह के, सेम तरह के जो हैं, तो वो मतलब सेट होगा, सेम सेट है या इक्वल सेट है, तो किस टाइप का सेट है, मतलब सेट क्या है और उसके डिफरेंट टाइप के सेट कौन कौन से होते हैं, और उसका क्या एग्जाम्पल होंगे, कौन से इस टाइप के सेट होंगे और कौन से इस टाइप के सेट नहीं होंगे। इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स देकर आपने सिखाया था। तो इसी तरह से हमें कॉन्सेप्ट टीचिंग करनी चाहिए। एसर्टिंग, एसर्टिंग माने कथन देना। जब हम डिफरेंट टाइप से परिभाषित कर देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, तब हम प्रॉपर कथन करते हैं। आपकी टीचिंग में भी ये स्टेप होते हैं कि प्रॉपर कथन करना, स्टेटमेंट देना। डिफाइन करने के बाद, जैसे डिफाइनिंग का मतलब तो ये होता है कि डेफिनेशन हम दूसरों के द्वारा दी गई डेफिनेशन होती है, उसको हम डेफिनेशन एक्चुअली कहते हैं। अपने वर्ड्स में जब हम किसी चीज को समझाते हैं तो वो मीनिंग बताते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अपने, अपना कथन देना, अपनी शब्दों में उसकी अर्थ बताना, उसकी मीनिंग बताना, ये हो गया असर्टिंग, कथन देना। फिर क्लासिफाइंग, अब हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको सबको क्लासिफाई करना, ताकि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लासिफाई करना, वो चाहे ऑब्जेक्ट के फॉर्म हो, चाहे स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो, तो उन सबको क्लासिफाई करना, ये भी एक स्टेप है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का, कॉन्सेप्ट टीचिंग का। इसके बाद कंपेयरिंग, तुलना करना। पहले हम अलग अलग चीजों में डिवाइड कर देंगे, क्लासिफाई मतलब बांट देंगे, और उसके बाद तुलना करेंगे अलग अलग क्लासिफिकेशन की, ना। जैसे मान लीजिए हमने एम्स और ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, जैसे मान लीजिए हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ाई और फिर रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाई। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है और रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है ना। कौन से ऑब्जेक्ट जो है या कौन से एग्जांपल्स जो हैं वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में आएंगे, कौन से एग्जांपल जो हैं वो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी में आएंगे। ये तो क्लासिफाई हो गया, लेकिन उसका कंपेयरिंग कैसे करेंगे, कंपेयर, तुलना कैसे करेंगे। तो वो तुलना करना भी क्लासिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है तुलना करना। तो ये सारे स्टेप होते हैं कॉन्सेप्ट टीचिंग के, जब हम किसी संप्रत्यय को पढ़ाते हैं बच्चों में। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट टीचिंग। जब हम संप्रत्यय पढ़ाते हैं तो हमारा क्या सिद्धांत होने चाहिए, कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए कॉन्सेप्ट टीचिंग, संप्रत्यय जब हम पढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि रिक्रिएशनल वाला जो यूनिट है, उस यूनिट में फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हमारा है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हम उनको क्लियर कर देते हैं कि कॉन्सेप्ट टीचिंग जो है आपका थर्ड यूनिट,
जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है गणितीय संप्रत्यों का शिक्षण एवं इसके सिद्धांत। ये वाला टॉपिक हमने लिया है आपके सिलेबस में से। तो अब यहाँ पर आता है, हमने अभी तक आपको बता दिया कि गणितीय संप्रत्यय क्या होते हैं, गणितीय संप्रत्यय की क्या विशेषताएं हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसके कौन कौन से सोपान हैं यदि हम गणितीय संप्रत्यय को पढ़ाना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य जिसको कहते हैं हम, निश्चित विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का, है ना। अगर हमारा निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इधर उधर दिशा भ्रमित हो सकता है। तो इसलिए आप लोग टीचिंग भी करते हैं तो भी आप देखते हैं कि आप स्पेसिफिक एम्स बनाते हैं। तो डेफिनेट एम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले आप बताते हैं कि अगर आप समुच्चय के बारे में बता रहे हैं तो आप नॉलेज वाले ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं स्पेसिफिक एम में कि हम बच्चों को आप समुच्चय के बारे में, समुच्चय परिभाषित करेंगे, समुच्चय का अर्थ बताएंगे, है ना। तो ये डेफिनेट एम हो गया। कॉन्सेप्ट टीचिंग में आपका डेफिनेट एम होना बहुत जरूरी है, निश्चित उद्देश्य होना बहुत जरूरी है ताकि हम एक क्लियर कट डायरेक्शन में आगे बढ़े। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंशन। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चों में रुचि विकसित करने का सिद्धांत, उनमें ध्यान देने का सिद्धांत, अटेंशन पे करने का सिद्धांत। तो हमारा दूसरा उद्देश्य है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंशन। पहले ही हम कुछ ऐसा करें जिससे बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हो, है ना। पूर्व ज्ञान भी हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करता है, उनमें उत्सुकता विकसित करता है, उनमें अटेंशन पे करने के लिए कहता है। बच्चे उत्सुक होते हैं नवीन ज्ञान प्राप्त करने को, तो इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले उनमें इंटरेस्ट और अटेंशन जो है डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये भी इसका एक सिद्धांत है किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। बच्चों को अलर्ट करते हुए उनको मोटिवेट करना भी जरूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरित करना, उत्सुकता उनमें डेवलप करना, तरह तरह के प्रश्न पूछकर उनको मोटिवेट करना, तरह तरह की एक्टिविटीज दिखा के उनको मोटिवेट करना, उनको हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उनके अभिप्रेरित करने के, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, ये शब्द भी उनसे प्रश्नों के द्वारा या कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय बीच बीच में जो भी हम बोध प्रश्न पूछते हैं उन सब के थ्रू जो है, ये भी एक कॉन्सेप्ट टीचिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को दूसरी चीजों के साथ कोरिलेट करते हुए, और कोरिलेशन हमारा जीवन की जो दैनिक जीवन की चीजें हैं उनसे हम कोरिलेट करते हैं। जो हम एग्जाम्पल्स देते हैं वो ज्यादातर हमें ऐसे होने चाहिए जो या तो उनके पढ़े हुए हों पहले से, वो जानते हैं हो उन चीजों को, उन कॉन्सेप्ट को वो समझते हो, उससे कोरिलेट करना चाहिए। डिफरेंट सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे कोरिलेट करना चाहिए, है ना, या पूर्व ज्ञान से कोरिलेट करना चाहिए, या गणितीय कॉन्सेप्ट है तो गणित की विभिन्न जो हमारे सब सब्जेक्ट है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब चीजों से भी कोरिलेट करते हुए अगर हम कॉन्सेप्ट उनको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे, चीजों को जल्दी ग्रैप्स कर लेंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाने में बहुत आवश्यक होता है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, अगर हम उनको ये बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, अगर टीचर किसी बच्चे से ये कह देता है पढ़ाने से पहले कि ये इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये जरूर आएगा, तो बच्चे उस चीज को अगर हम देखें तो पहले की अपेक्षा ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं।
क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये यूटिलिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा है। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम किसी चीज को ये कह दें कि ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन इसको आपको सीखना जरूरी है, तो जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करने के लिए ही पढ़ते हैं वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। एक और एग्जाम्पल है कि अभी आपको ये पता चल चुका है कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम शायद नहीं होंगे, रिटन एग्जाम नहीं होंगे, तो अब आप शायद उतना ध्यान नहीं देते होंगे, अटेंडेंस का पॉइंट ऑफ व्यू अगर ना हो तो इतना ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि एग्जाम तो होंगे नहीं, एग्जाम में तो ये सब आएगा नहीं, तो हम क्यों इसको पढ़ें, क्या यूटिलिटी है इसको पढ़ने की। लेकिन जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं हमारे लाइफ में आगे काम आएगा, हम जब टीचर बनेंगे तब हमारे काम आएगा, तो अगर इस तरह से यूटिलिटी हमें समझ में आती है तो ही हम उस चीज को समझते हैं, नहीं तो हमें लगता है कि इसमें हम टाइम वेस्ट क्यों करें, टाइम क्यों दें, दूसरे काम कर लेते हैं। तो इस तरह से उसकी यूटिलिटी बताना बहुत जरूरी है, बच्चों को समझाना, तभी वो उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, जो भी कॉन्सेप्ट उनको बताया जाए वो लॉजिकली बताया जाए, उनमें तार्किक चिंतन विकसित किया जाए। तार्किक तर्क के आधार पर अगर हम किसी भी संप्रत्यय को बच्चों को समझाते हैं तो वो ज्यादा जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो उनको मेमोराइज करने के लिए कह दिया जाए, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बताया जाए और कहा जाए कि इसको ऐसे ही आप समझ लीजिए या याद कर लीजिए, तो उस चीज में उनका ना तो इंटरेस्ट रहेगा, ना ही कभी वो उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे और ना ही सीख पाएंगे। तो लॉजिकली हर कॉन्सेप्ट का लॉजिक बताना बहुत जरूरी है, ये प्रिंसिपल है इसका। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड, कुछ उनको कॉन्सेप्ट के बारे में सभी चीजें बता दी जाए और इसके बाद ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश की जाए। जैसे कि आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को बता दिया, अब उसके बाद हम ये प्रश्न पूछे बच्चों से कि अब इसके दूसरे एग्जाम्पल दीजिए, तो जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल बताया या कुछ भी बताया, कोन बताया, तो अब उससे पूछा जाए कि आप इसके दूसरे एग्जाम्पल दीजिए जो आप डेली यूज करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो आप यहाँ पर यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों में खोज करने की वो जो है एटीट्यूड डेवलप होगा कि वो खोज करके सोचेंगे कि हाँ इस आकृति की कौन सी चीज हम रोज यूज करते हैं, इस आकृति की कौन सी चीज जो है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी चीज समझाई गई है उसका हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, किस जगह पर हम इसको यूज कर पाएंगे। तो इससे खोजने की जो प्रवृत्ति डेवलप होगी ये भी उसके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत मदद करेगी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इसके साथ साथ हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन डेवलप करना चाहिए कि वो उसको देख कर सीखे, करके सीखे। जब हमने एक बार कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली बता दिया तो उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से या डिफरेंट मेथड से हम उसको सिखाएं कि इस तरीके से हम इसको कॉन्सेप्ट को और एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेशन करवाते हैं। उसका मोटो क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट को बच्चे और अच्छी तरह से सीख पाए। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद ये वाला जैसे पहले आप पढ़िए, ये करिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवाइज एंड प्रैक्टिस। तो सिद्धांत बहुत बार रिवाइज करने का, जैसे आपने क्लास में पढ़ाया फिर उसको क्लास वर्क में करवाइए, फिर उसको होमवर्क दीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए और दीजिए कि कहिए कि टेस्ट होगा इसका। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ रिवाइज एंड प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। इसके बाद रिवाइज एंड प्रैक्टिस करने के बाद जो आप टेस्ट लेंगे उसमें अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बच्चों को अभी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो इसके साथ साथ ये प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। जब बच्चों को वो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया तो उसके साथ साथ किसको समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया, उसके रीजन जानना और उसके बाद उनका रिमेडियल या ट्यूटोरियल टीचिंग के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करवाना। ये भी एक सिद्धांत है
किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह उनके दिमाग में डालने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, किसी भी कॉन्सेप्ट को मनोरंजन तरीके से और मौलिक रूप से, मौलिक विचार उनके अंदर डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का लास्ट वाला, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी का लास्ट जो है आपका वर्ब क्रिएशन, क्रिएटिंग, तो क्रिएट तभी कर पाएंगे जब वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और मनोरंजन तरीके से जब उनको सिखाया जाएगा तभी वो उन चीजों को, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इन सब चीजों को, इन सभी सिद्धांतों का जब परिपालन किया जाएगा टीचर के थ्रू किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तभी वो क्रिएट कर पाएंगे, रिक्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाया जाएगा इन सिद्धांतों का पालन करते हुए, तभी बहुत सारी एग्जाम्पल आप देखते हैं लाइफ में कि कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपको बचपन में भी बहुत अच्छी तरह समझा दिया गया है तो वो ऑल लाइफ आपके दिमाग में बना रहता है। वो कॉन्सेप्ट एकदम अगर लॉजिकली समझाया गया है तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपके दिमाग में बना रहेगा, और उसके बाद जैसे जैसे उसकी और एडवांस नॉलेज आप लेते जाएंगे वो उस कॉन्सेप्ट में जो है वो अपडेट होता जाएगा, लेकिन मौलिक जो वो संप्रत्यय है वो बना रहेगा। और अगर सही नहीं होगा तो अब जब बाद में यदि आपको सही तरीके से समझाया जाएगा तो वो मौलिक संप्रत्यय में आप समझ जाएंगे कि वो जो हमने समझा था वो गलत समझा था, ये जो तार्किक इसका जो पक्ष है वो ज्यादा स्पष्ट है, इसलिए ये संप्रत्यय ज्यादा सही है। तो इसलिए संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए। और कॉन्सेप्ट टीचिंग तभी अच्छी हो पाएगी जब इस तरह के सिद्धांतों का टीचर पालन करेंगे, फॉलो करेंगे। एक हमारी स्लाइड छूट गई है, ये वाली मेथड्स ऑफ कॉन्सेप्ट टीचिंग। एक्टिविटी मेथड, हम क्रिया विधि से हम कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझा सकते हैं, खोज विधि से, ऐसे भी हमने एग्जाम्पल दिए। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से हम समझा सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे उदाहरण दे करके, जैसे हमने आपको इंडक्टिव मेथड में समझाया था साधारण ब्याज के बारे में कि किस तरह से हम साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से निकालेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट जो साधारण ब्याज का है वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से समझाया गया है। तो इस तरह से आप भी जब इस तरह की विधियों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा। एनालिसिस सिंथेसिस मेथड भी, विश्लेषण और संश्लेषण विधि से भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से आएगा। इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्सरसाइज करवाते हैं, जो क्लास वर्क में एक्सरसाइज करवाते हैं या होमवर्क में एक्सरसाइज करवाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। और उस मेथड का भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाएं। इसीलिए वो एक तरह से प्रैक्टिसिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये हमारा है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इसके बाद एक और है कि अनुकूल और प्रतिकूल उदाहरण देते हुए तुलना करना। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब है कि जैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को हम बता रहे हैं, है ना, आपको इसमें वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर उस एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा है, ये बात। और दूसरा एक एग्जाम्पल देकर के कि जो उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये है। तो उदाहरण देकर के और प्रतिकूल उदाहरण देकर के, प्रतिकूल उदाहरण का मतलब यही है कि जो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को ये बताया कि साधारण ब्याज और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया या चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट बताया, और उसके बाद प्रतिकूल उदाहरण दिया कि ऐसा ऐसा होगा तो एक साल में अगर हमारा ब्याज हुआ तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है
वो कई सालों के इंटरेस्ट को जोड़ जोड़ करके जो हमारा मूलधन बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डिफरेंट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है नेक्स्ट ईयर के लिए वो डिफरेंट होता है। तो यही काउंटर एग्जांपल्स है, यही प्रतिकूल उदाहरण है कि जो उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं या जो उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल देकर के बच्चों में वो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली जो है वो उनके दिमाग में बैठ जाएगा और वो अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम टीचर्स को अपने स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट बताने चाहिए, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में। ये सारे नियम, ये सारी विधियां, ये सारे सिद्धांत जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में लागू होते हैं। ठीक है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से समझिए। और जब भी कभी टीचिंग, मैंने अभी बताया ना कि हो सकता है आपके एग्जाम ना हो, लेकिन अगर आपके एग्जाम नहीं भी होते तो ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गई कि किस तरह से बच्चों को समझाएं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आगे चलकर। किसी को कुछ पूछना है? बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है? सब समझ में आ गया? कोई एक एग्जाम्पल दो कि किस किस कॉन्सेप्ट को आप इस मेथड से समझाना चाहेंगी? बोलो। मैम जैसे इसमें है तो इंटरेस्ट को इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से पढ़ा सकते हैं कि हमने कुछ एग्जांपल दिए उसके बाद बच्चे फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। हाँ, इंडक्टिव डिडक्ट क्या कह रही है, फिर से बोलो। मैम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से बच्चे उसको पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। हाँ वो तो है, पर कोई एग्जाम्पल दो, कौन से कॉन्सेप्ट को आप इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से पढ़ाएंगी तो उसको कैसे अच्छा पढ़ा सकती हैं? मैम सिंपल इंटरेस्ट जैसे दे सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल? ये सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, एसआई हो सकते हैं, और इसी में आगे कंसेप्ट जैसे ब्याज है, हम्म इस तरह के जितने भी मैथमेटिकल कंसेप्ट वाले हो सकते हैं जिसमें हम्म मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं प्रॉब्लम, उसका मतलब उनको बच्चों के अंदर कंसेप्ट जनरेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इस एरिया तरह से निकालने की बात करनी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम इस मेथड से पढ़ा सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है, आप लोगों के माइंड में भी ये बात आती है कि नहीं कि एग्जाम नहीं होंगे तो हम क्या करें पढ़ के, ऐसा कुछ आता है दिमाग में? के लिए तो मैम पढ़ना ही पड़ेगा, है? सेट के लिए तो मैम पढ़ना पड़ेगा ना, तो अभी नोट बना लो ज्यादा सही है। हाँ, हर चीज को हम डिग्री लेने के फॉर्म में या एग्जाम देने के फॉर्म में ही हमें नहीं पढ़ना चाहिए, सीखने के फॉर्म में भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो बीएड करे और ना करे का क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो जो बीएड नहीं करे हैं वो भी आपकी तरह रहेंगे और जो नहीं करे हैं वो भी ऐसे ही रहेंगे, है ना? तो कुछ तो यस डिफरेंस आना चाहिए ना जब आप पढ़ाने जाएंगे कहीं पर भी। और है ना, इसलिए हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करने के लिए भी पढ़ाना है। और अभी बहुत क्लियर है भी नहीं कि एग्जाम, क्या पता एकदम से आ जाए कि एग्जाम होंगे। ठीक है, तो यस इसलिए हर तरीके से आप तैयार रहिए। मैंने जो बताया कि ओरली जो चीजों को ध्यान देते रहिए और अपने असाइनमेंट को टाइम से पूरा कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।